आज हम मध्य प्रदेश के अगस्त माह के कुछ प्रमुख घटनाओं को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कुछ प्रमुख हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे कि क्या हमसे पूछा जा सकता है। इसमें देखो सबसे पहले एक दो सिंचाई परियोजना है जिनकी घोषणा की गई है। सिंचाई परियोजना, एक सिंचाई परियोजना है हंडिया बैराज माइक्रो सिंचाई परियोजना। हंडिया बैराज माइक्रो सिंचाई परियोजना। हंडिया बैराज माइक्रो सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है? ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है। देवास जिले की खातेगांव तहसील है। इस खातेगांव में जो एक गांव है कुंडगांव खुर्द, ये यहाँ पर नर्मदा नदी पर इसकी घोषणा की गई है और इसका नाम बदल के हंडिया बैराज माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम बदल के कर दिया गया है बाबा सिद्धनाथ परियोजना। बाबा सिद्धनाथ परियोजना, बाबा सिद्धनाथ परियोजना। ठीक है, इतनी बेसिक बात एक सिंचाई परियोजना के संदर्भ में हमको याद रखनी है। क्या बेसिक बात है कि सिंचाई परियोजना का नाम है हंडिया बैराज माइक्रो सिंचाई परियोजना। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील में कुंडगांव खुर्द ये उसका पूरा नाम है। इसमें नर्मदा नदी पर ये इसकी घोषणा की गई। लगभग 1294 करोड़ की लागत से ये परियोजना की घोषणा की गई और बोला गया है कि इसमें 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। 35,000 हेक्टेयर सिंचाई और 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, ये एक सिंचाई परियोजना है। इसके अतिरिक्त एक और सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई है रामपुरा मनासा। दूसरी सिंचाई, ये एक हो गई, दूसरी है रामपुरा मनासा सिंचाई परियोजना। ये जो रामपुर सिंचाई परियोजना है ये नीमच जिले के जावद तहसील है नीमच में, यहां पे ये घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई और डिटेल अपने को याद नहीं रखना है, बस नाम याद रखना है कि ये दो सिंचाई परियोजना है जिनकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त में की गई है। इस अगस्त माह में ये दो सिंचाई परियोजना की गई। बाकी लागत कोई काम की नहीं है, इतना ही अपने काम का है जो अपन को लिखना है। दो सिंचाई परियोजना है, नाम याद रखना। इसका नाम बदल दिया गया, हंडिया बैराज पहले घोषणा की गई थी लेकिन फिर क्या कर दिया, बाबा सिद्धनाथ परियोजना। ये दो सिंचाई परियोजनाएं जो घोषित की गई हैं अगस्त में। फिर इसके बाद जो हमारे काम की न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है, दूर संचार की सुगमता एवं विस्तार, दूर संचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा निर्देश 2023 इनकी घोषणा कर दी गई। मतलब मध्य भारत सरकार की दूरसंचार नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी दूरसंचार नीति को एक टाइप से गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन में अपने काम का ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना याद रखना है कि ये नीति इस महीने घोषित की गई है। बाकी वही है कि मध्य प्रदेश में 4G 5G का नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाएगा, वो सारी बातें हैं, अपने उसके काम का ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश शासन ने दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार नीति की घोषणा अगस्त 2023 में कर दी है और इसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। अब नीति के क्या प्रमुख बिंदु थे उसमें अपन को डिटेल में नहीं जाना।
फिर इसमें एक हमारे काम की न्यूज है कि युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप, ये एक फेलोशिप की घोषणा की गई है। युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप, युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं को परंपरागत एवं जनजातीय कला, परंपरागत एवं जनजातीय कला, परंपरागत एवं जनजातीय कला, इसमें प्रशिक्षण के लिए यह घोषणा की गई है। अब परंपरागत जनजातीय कला लोक गायन है, वादन है, नृत्य है, चित्रकारी है, सब कुछ है। इसमें क्या बोला गया है, 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए की फेलोशिप की बात की गई है। फेलोशिप, प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को कला एवं कला प्रशिक्षण फेलोशिप है। ठीक है ना, कि युवाओं को जनजाति एवं लोक कला सीखने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए 3 महीने का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके लिए 10,000 रुपए की फेलोशिप भी स्वीकृत की गई है। 3 माह में एक कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोई भी वो कला हो सकती है, गायन हो सकता है, वादन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, नाट्य हो सकता है, शिल्प, चित्र, कुछ भी। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी, जो कैबिनेट के निर्णय हैं, उन कैबिनेट के निर्णयों में 1-2 चीजें जो हमारे लिए काम की हैं। कैबिनेट के निर्णयों में एक बोला गया है कि जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं, विकसित औद्योगिक क्षेत्र, विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ने नई घोषणा की गई है कि SC/ST वर्ग के, SC/ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण दिया जाएगा भूखंड आवंटन में। समझ रहे हैं ना कि सरकार क्या कर रही है, अलग अलग जगह इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित कर रही है, औद्योगिक क्षेत्र। जैसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र उनका मंडीदीप है, अपना मालनपुर है, पीथमपुर है, ये पुराने इंडस्ट्रियल। अब जो भी नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हो रहे हैं, उनमें क्या बोला गया है कि 20% भूकंप SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति की उद्यमियों के लिए रिजर्व रहेगा, कि ये इन 20% हिस्से पे इस वर्ग के उद्यमी ही अपना औद्योगिक काम चालू कर सकते हैं। और भी ब्याज में भी छूट की बात की गई है, लेकिन अपने काम का यही सबसे ज्यादा मेन है कि 20% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति को दिया जा रहा है। फिर देखो, एक और इसमें हमारे काम की चीज है कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम चलता है, निपुण कार्यक्रम। भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, क्या नाम से, निपुण। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये घोषणा की गई है, निपुण कार्यक्रम। निपुण कार्यक्रम, या इसको निपुण कार्यक्रम कह लो या निपुण भारत मिशन कह लो, बात एक ही है, निपुण भारत मिशन। दरअसल देखो, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि 2026-27 तक, 2026-27 तक कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे को, कक्षा 3 के बच्चे को, कक्षा 3 में जो बच्चा अध्ययनरत है, उसको क्या है, बेसिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। क्या, बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ये हासिल करवाने में अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया, और इसके लिए भारत सरकार ने क्या चलाया, निपुण मिशन चलाया। अब देखो,
ये तो निपुण कार्यक्रम केंद्र सरकार का हो गया। इस निपुण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम का नाम है मिशन अंकुर। मिशन अंकुर। मिशन अंकुर ये वही कार्यक्रम है, मतलब जो भारत सरकार का निपुण कार्यक्रम है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने उस निपुण कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग से एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या है, मिशन अंकुर प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। मिशन अंकुर वही 3 वर्ष तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान दिलाना। अब सवाल यह है कि अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अभी इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि जो मिशन अंकुर के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए यहाँ पे क्या है, सरकार ने कुछ लोगों की नियुक्ति की है। मिशन अंकुर के तहत प्रत्येक जिले में 52 जिलों में एक एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है, जो क्या देखेंगे, निपुण कार्यक्रम के तहत मिशन अंकुर कार्यक्रम को चलाएंगे। और ये नियुक्ति अगस्त माह में की गई है। प्रत्येक जिले के हिसाब से एक एक व्यक्ति को प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए एक एक युवा को प्रत्येक जिले की कमान सौंपी गई है। तो देखो 52 युवाओं को चयन किया गया है और उनको प्रशिक्षण दिया, 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है और निपुण कार्यक्रम के तहत उनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है ना। तो निपुण कार्यक्रम और निपुण कार्यक्रम के तहत आप अंकुर मिशन को भी याद रखोगे। फिर इसमें हमारे मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ठीक है ना। खेल पुरस्कार में देखो एकलव्य, एकलव्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है 11 खिलाड़ियों को, 11 खिलाड़ी। विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार के तहत 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 10 खिलाड़ी, एकलव्य में 1 लाख देते हैं और विक्रम में 2 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी का नाम बहुत कठिन है याद रखना, क्योंकि और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम याद रखना है तो देखो, यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा भी एशियन गेम्स चल रहे हैं, उस एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक मिल रहा है, वो खिलाड़ी यदि पूछा गया तो पूछा जा सकता है, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम याद रख लेते हैं विश्वामित्र पुरस्कार, क्योंकि ये 1-2 लोगों को मिला है। विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया, ये तो खिलाड़ियों को दिया जाता है, प्रशिक्षण को दिया जाता है। ये दिया गया है जो विश्वामित्र पुरस्कार रश्मि मालवी, रश्मि मालवी को दिया गया है। और ये क्या है, बैडमिंटन प्रशिक्षक है, बैडमिंटन प्रशिक्षक। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर की खेल के योगदान को देखते हुए ये दिया गया है टेनिस में अनिल धूपर को, अनिल धूपर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो देखो ये 2 नाम याद रख लेना, बाकी विक्रम और जो एकलव्य है, इनको 10-11 खिलाड़ी के नाम याद रखोगे तो सब भूल जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने की। बस आप ये इतना याद रख लो कि एकलव्य पुरस्कार की घोषणा कितने खिलाड़ियों को की गई है और विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है ना। बाकी ये विश्वामित्र जो प्रशिक्षक को दिया जाता है, भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक है रश्मि मालवी, उसका चयन किया गया है। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है अनिल धूपर, ये टेनिस के हैं, टेनिस खेलते हैं और ये इंदौर से हैं। तो ये 2 नाम आप याद रख लेना। ठीक है। फिर इसमें अगले हमारे काम की न्यूज़ है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। अब देखो मिशन इंद्रधनुष, इसकी बेसिक तो आपको पता होगा कि ये टीकाकरण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए चलाया जाता था। मिशन इंद्रधनुष बनाया, मिशन इंद्रधनुष 2 आया, अभी चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 5.0। अब देखो इस जो मिशन इंद्रधनुष है 5.0, इसमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 चरणों में है।
मध्य प्रदेश में 3 चरण। पहला चरण है 7 अगस्त से 12 अगस्त, दूसरा चरण है 11 से 16 सितंबर, और तीसरा चरण है 9 से 14 अक्टूबर। 3 चरण में मिशन इंद्रधनुष मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए। मिशन इंद्रधनुष तो बहुत पहले से चल रहा है, उसका 5वां है 5.0, तो ये 5वां है, 3 चरणों में लागू किया जाएगा। ठीक है, टीके लगाए जाएंगे, बाकी अपन कोई इसमें ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है, इतना ही है अपने काम का। फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखना, साहित्य उत्सव, उसका नाम है उन्मेष। उन्मेष, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव उन्मेष कहाँ पे हुआ? भोपाल, रविंद्र भवन भोपाल। ये आयोजित करवाया है साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों ने। साहित्य अकादमी प्लस संगीत नाटक अकादमी, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया है। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, ये दोनों ने मिलकर 3 से 6 अगस्त भोपाल रविंद्र भवन में इसका आयोजन कराया है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, नाम याद रखना उन्मेष। और एक चीज और याद रख लेना कि ये इसका दूसरा आयोजन है। इसके पहले जो 2022 वाला आयोजन हुआ था वो शिमला में हुआ था, तो लास्ट ईयर का शिमला में और इस बार का भोपाल में आयोजित हुआ उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। बस बाकी कोई काम का नहीं है कि कितने लोग शामिल हुए और कैसा क्या है, बस उन्मेष याद रखना क्या है। फिर उन्मेष के बाद है इसमें केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनके सुधार, उनके आधुनिकीकरण, रिवैम्प्ड मतलब वही सुधारना, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का वितरण कर रही हैं उनको सुधारने के लिए एक सरकार स्कीम चला रही थी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब देखो, इस स्कीम के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले के इमली खेड़ा, देश का पहला बिजली ग्रिड 3311 kV का पहला बिजली ग्रिड कहां पर? इंदौर जिले के सांवरे तहसील की इमली खेड़ा, तहसील है सांवरे और गांव का नाम है इमली खेड़ा। इमली खेड़ा गांव में ये पूर्ण हो गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया और उसने उत्पादन करना भी चालू कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर के इमली खेड़ा गांव में उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, फिर इसमें बिजली से ही संबंधित एक दो चीज और हैं, आगे आएगी। चलो अच्छा, अभी इसको इतने रहने देते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पर? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल खुला है उज्जैन में। अब ये यूनिटी मॉल क्या है? यूनिटी मॉल दरअसल क्या है कि देखो,
सरकार जो स्कीम चला रही है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, फिर सरकार जीआई टैग भी दे रही है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग दे रही है, हस्तशिल्प उत्पादन है, और जो लोकल लोगों के उत्पाद हैं उनके प्रमोशन और बिक्री के लिए एक क्या है, वन स्टॉप मार्केट प्लेस है, मतलब एक समझ लो एक स्थल टाइप का है यूनिटी मॉल, जहां पर ये सब होगा। क्या होगा, जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला सामान वहां पर मिलेगा, लोकल लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वहां पर मिलेगा। तो ऐसे स्थान को कह रहे हैं यूनिटी मॉल, और ये यूनिटी मॉल पहला देश का खुला है उज्जैन में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का पहला यूनिटी मॉल है उज्जैन में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है देश का। ठीक है, तो ये यूनिटी मॉल उज्जैन में बन रहा है देश का पहला। इसके बाद जो अगली न्यूज है हमारे काम की वो है छतरपुर। छतरपुर दरअसल क्या है, एक जिला एक उत्पाद के तहत वहां पर क्या है, लकड़ी के फर्नीचर, एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या है, छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर। तो इस जो लकड़ी के वहां पर फर्नीचर बनते हैं, इस लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए जो सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, और नेशनल डिजाइन संस्थान, नेशनल डिजाइन संस्थान, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर का जो सामान, लकड़ी के जो सामान बन रहा, फर्नीचर बन रहा है, उसको लेके कि ये वहां पे बनाया जाएगा। छतरपुर याद रखना है, लकड़ी के फर्नीचर। फिर आप जानते हो 53वां जिला कौन सा बन रहा है, मऊगंज, मध्य प्रदेश में 53वां जिला बन गया है मऊगंज। अब देखो इसमें बाकी चीज तो आपको सब पता है, इसमें केवल एक चीज ये है कि मध्य प्रदेश में जो नया जिला बनता है वो भू राजस्व संहिता, भू राजस्व संहिता 1959 1959 क्रमांक 20 सन 1959 ऐसा की धारा 13 की उपधारा के तहत गठित होता है। बस इतना याद रखना कि जो नया जिला बनता है भू राजस्व संहिता 1959 की जो धारा 13 है उसकी उपधारा के तहत इसका नए जिले का गठन किया जाता है। बाकी तहसील तहसील तो आपको पता ही है कि 3 तहसील को मिला के बनाया जा रहा है, मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमान मऊगंज जिले, ये 3 तहसील होंगी, रीवा जिले को काट के बनाया जा रहा है, बाकी अपन ने पहले ही देख लिया था। फिर इसमें बालाघाट की एक न्यूज़ है कि बालाघाट का जो महिला बाल विकास विभाग है, बालाघाट का जो महिला बाल विकास विभाग है उसका जो वन स्टॉप सेंटर होता है, वन स्टॉप सेंटर, दरअसल क्या है, जो महिला बाल विकास विभाग है, महिला बाल विकास, ये जो विभाग है ये क्या करता है, वन स्टॉप सेंटर बनाता है। वन स्टॉप सेंटर क्या होता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित कोई महिला को संरक्षण देने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर का गठन करता है, कि एक भवन लिया है, वहां पर कोई भी महिला यदि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित होगी तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। इस बालाघाट के महिला बाल विकास विभाग का जो वन स्टॉप सेंटर है, इसको वहां पर क्या है, स्कॉच अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड, महिला बाल विकास विभाग को क्या मिला, स्कॉच अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना, बालाघाट के महिला बाल विकास विभाग का वन स्टॉप सेंटर है, उसको बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है 2023 का, ठीक है ना। दरअसल देखो अब ये स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र संस्था है, जो समझ लो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान टाइप का है, ये जो स्वतंत्र संस्था है ये देती है। बस अपन को इतना याद रखना है कि बालाघाट के महिला बाल विकास विभाग को मिला है स्कॉच अवार्ड वन स्टॉप सेंटर के लिए। फिर इसमें अगली न्यूज़ है हमारी कि हाँ, संत रविदास मंदिर का लोकार्पण, या संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है। संत रविदास मंदिर,
संत रविदास मंदिर। ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है सागर के बड़तुमा में, सागर जिले के बड़तुमा में क्या बन रहा है? ये लगभग 11 एकड़ में संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से ये बनेगा, मतलब मंदिर बनेगा, स्मारक बनेगा और बहुत सारी चीजें, वो पूरा पार्क उनका सब चीज बन रहा है। ये जगह का नाम याद रखना, संत रविदास। इसके लिए देखो पहले से समरसता यात्रा निकाली गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। समरसता यात्रा 5 जिलों से निकाली गई थी एक साथ, नीमच, खंडवा, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली। ये 5 जगह से एक साथ समरसता यात्रा निकाली गई और सब मिलके कहाँ पहुंचे? सागर में। वो अलग अलग नदियों का जल और सारी चीजों को लेके एक सांकेतिक यात्रा निकाली गई थी, समरसता यात्रा। तो याद रखना सागर के बड़तुमा में ये काम हो रहा है। फिर इसमें अगली न्यूज है कि बिजली विभाग सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों, सकल तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों में सर्वाधिक कमी करने वाला व्रत है नर्मदापुरम व्रत। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बिजली विभाग सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हानि होती है, बिजली के बिल जमा करते हैं लोग, कॉमर्शियल लॉस होता है, जो भी है, उसमें सर्वाधिक कमी करने वाला व्रत है नर्मदापुरम व्रत। ठीक है ना, बिजली की। फिर इसी में क्या है, हरदा का नाम भी है। हरदा किस लिए नाम में आया है? हरदा है सबसे कम विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला जिला, सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला जिला। ठीक है ना, कि वितरण में जो ट्रांसफार्मर फेल होते हैं सबसे कम हरदा में हुए हैं। तो हरदा ट्रांसफार्मर फेल के मामले में सबसे कम यहाँ पे हुए, तो हरदा नंबर 1 पे। और नर्मदापुरम व्रत क्या है, जो लॉस होता है वितरण में, वो उसमें कमी लाने वाला सबसे ज्यादा कौन है? आपका हरदा। फिर जो हमारा प्रदेश सरकार का लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इस लोक सेवा गारंटी एक्ट में मदरसे की 4 सेवाओं को इंक्लूड कर दिया गया है। मदरसों की 4 सेवाएं, 4 सेवाएं मदरसों की वही हैं, कुछ नया नहीं है कि मदरसे का पंजीयन कराना हैगा तो वो लोक सेवा गारंटी एक्ट है। उस पंजीयन, उसको मान्यता देना है, उसका नवीनीकरण करना है, मदरसा संचालन समिति का रजिस्ट्रेशन, उनका नवीनीकरण और ये सब चीजें। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये लोक सेवा गारंटी, मतलब आपको तो इतना केवल याद रखना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मदरसों की 4 सेवाओं को शामिल कर लिया गया है। अब वो 4 सेवाएं कौन कौन सी, वो महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वो वही है कि आप मदरसे का पंजीयन कराना चाह रहे हो, उसका नवीनीकरण करना चाह रहा है, फिर मदरसा संचालन के लिए एक मदरसा संचालन समिति का गठन होता है, तो समिति के गठन करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि देखो मदरसे क्या है, सरकारी मदद लेते हैं, वहाँ पे भी मिड डे मील बंटता है। लगभग 1755 मदरसे मध्य प्रदेश में कार्य संचालित किए जा रहे हैं, तो सरकार का उन पे नियंत्रण रहता है। ठीक है, तो ये 4 सेवाओं को आप याद रखना। फिर इसमें एक खबर है मैहर बैंड की। मैहर
बैंड। ये 100 वर्ष पुराना मैहर बैंड है जो समाप्त हो गया है, इसको सरकार पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। पुनर्जीवित मैहर। अब देखो मैहर के संदर्भ में आपको पता है मैहर संगीत घराना भी है। इस मैहर संगीत घराने में क्या है, दरअसल जो मैहर बैंड का था परंपरा वो समाप्त हो गई थी। वहाँ के जो लोग थे वो रिटायर हो गए थे और नए व्यक्ति वहाँ पे आए नहीं, तो वो उनकी जो संगीत परंपरा थी मैहर घराने की वो लगभग समाप्त होने को थी। तो सरकार ने इस मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कहा है कि जो मैहर बैंड के पुराने कलाकार थे उनको हम क्या है नौकरी पर रखेंगे, मतलब उनके माध्यम से नए लोगों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे। और बोला गया है कि यहाँ पर 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 2 वर्ष का प्रशिक्षण होगा। और जो प्रशिक्षण देने वाले होंगे पुराने बैंड के जो कार्यरत लोग हैं उनको हम कुछ मानोदय देंगे 37,500 रुपए का। और ये मैहर बैंड को बस आपको तो इतना याद रखना कि जो संगीत का मैहर बैंड है उसको सरकार पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर इसमें अगली हमारी न्यूज़ है काम की, हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कार्यक्रम है, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश भवन में। और मध्य प्रदेश भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजित किया गया। और उस कार्यक्रम में क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी खान पान है उसके स्टॉल लगाए गए, उनकी जानकारी दी गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम है। इसके तहत क्या था? फूड फेस्टिवल था ये मध्य प्रदेश का, फूड फेस्टिव। तो इस फूड फेस्टिव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में। फिर हाँ, सरकार की एक और योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, विद्यार्थी योजना एक राज्य सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अब देखो ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना में क्या है कि इसमें ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, सरकार उनको आर्थिक मदद देती है, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करती है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या थी कि अभिभावक की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, उन्हीं को इस योजना का फायदा मिलता था। इसमें अब सरकार ने संशोधन कर दिया। क्या संशोधन कर दिया है कि जो SC ST या BPL वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी वाले लाइन के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया गया है कि यदि वो व्यक्ति, उनके अभिभावक की आय 8 लाख से यदि 8 लाख तक होगी तो भी उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। 8 लाख तक की आय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में वो लाभ ले सकते हैं। ये इसमें संशोधन किया गया है। योजना तो पुरानी चल रही है लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है कि अभिभावक की आय यदि 8 लाख तक भी होगी तो भी SC ST और BPL कार्डधारी वर्ग के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। फिर इसमें एक और है, हाँ, दतिया में सरकार ने एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। अभी बना नहीं है, बस भूमि पूजन कर दिया है, अब वो बनेगा जबकि जब। आपको बस याद रखना कि दतिया में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। फिर सरकार ने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनका वेतन बढ़ा दिया है। इनका वेतन कर दिया है 13,500, पहले 4.5 मिलते थे। जनपद सदस्य, जनपद
सदस्य, इसका वेतन भी बढ़ा के कर दिया गया है 4.5। इसको पहले 1500 देती थी सरकार और इनको 4,500। तो देखो ये वेतन में इनकी वृद्धि कर दी गई है। फिर इसमें हमारे काम की न्यूज है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नई नीति निकाली, मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023। मुख्यमंत्री नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना और उनका पुनर्वास करवाना, कि जो हिंसा में संलिप्त जो लोग हैं उनको हिंसा से बाहर निकालकर और उनको क्या है, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना और विकास की मुख्य धारा में उनको शामिल करवाना। अब इसके तहत देखो इनने बहुत कुछ बदलाव किया है। पुरानी नीति भी आत्मसमर्पण की बात करती थी, लेकिन उसमें क्या है, आत्मसमर्पण के लिए जरूरी था कि आप कमांडेंट स्तर के अधिकारी के सामने ही आत्मसमर्पण करोगे। नई नीति में क्या बोल दिया गया है कि आप जो उसके नीचे सहायक सेनानी असिस्टेंट कमांडेंट के स्तर का भी आपका समर्पण करवा सकता है। दूसरी बात, इस नीति में इन्होंने बड़ा बदलाव ये किया है कि एक राज्य स्तरीय जांच समिति गठित होगी। राज्य स्तरीय जांच समिति, एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी फिर आपके क्या है, आत्मसमर्पण से संबंधित सारे बातों को देखेगी। क्योंकि देखो नीति बहुत विस्तृत है, उसमें बोला गया है कि भाई हम पुनर्वास के लिए उसको पैसे भी देंगे, स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे, यदि घर नहीं होगा तो हम उसको घर बनवा के देंगे, शादी ब्याह करने के लिए भी पैसे देंगे, और यदि उसकी स्थिति ठीक ठाक होगी तो हो सकता है हम उसको पुलिस की नौकरी में भी शामिल करने की सोच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया है। प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यदि वो खेती करना चाहता है तो हम उसको जमीन भी देंगे। तो ये नीति, अब उसमें अलग अलग पॉइंट है, अपन को कोई मतलब नहीं, बस इतना याद रखना है कि नई नक्सली समर्पण के लिए नई नीति सरकार ने बना दी है। फिर सरकार की एक और योजना है सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न स्कीम। सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न स्कीम। इसमें क्या बोला गया है कि हम राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और इस प्रशिक्षण के बाद वो क्या है, कमाने योग्य हो जाएगा, और इस प्रशिक्षण के दौरान हम उसको स्टाइपेंड भी देंगे। मतलब खाली प्रशिक्षण ही नहीं देंगे, इस प्रशिक्षण के दौरान हम उसको पैसे भी देंगे। और पैसे कितने देंगे? उन्होंने बोला है कि पैसे देंगे 8 से 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे काम सीखने के लिए। मतलब देखो, सीखो कमाओ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार आपको काम सीखने के लिए, मतलब आपको प्रशिक्षण देगी और उस प्रशिक्षण के दौरान आपको पैसे भी देगी। अब पैसे की देखो अलग से क्या बोला गया, स्टाइपेंड देंगे 8 से 10,000 रुपए तक का। अब अलग अलग है कि यदि कोई व्यक्ति 12वीं उत्तीर्ण है, 12वीं पास वाले को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 12वीं के साथ क्या है, ITI किया हुआ है, तो उसको 8,500 देंगे। यदि किसी व्यक्ति ने डिप्लोमा किया है तो उसको हम 9,000 रुपए देंगे। और यदि कोई व्यक्ति उच्च शैक्षणिक योग्यता को रखता है, स्नातक, तो उसका स्टाइपेंड कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार प्रशिक्षण के दौरान इतना पैसा देगी, और फिर जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा तो वो रोजगार, उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्वरोजगार का अपना सर्जन करेगा, कुछ भी काम धंधा करेगा। तो ये इस टाइप की स्कीम है सीखो और कमाओ योजना। फिर एक और कार्यक्रम है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। ई स्कूटी भी कह रहे हैं, स्कूटी कह लो या ई स्कूटी, बात एक ही है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, स्कूटी
योजना, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। ये क्या है? 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थी को सरकार स्कूटी प्रदान करेगी। 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी प्रदान करने की सरकार की योजना है, ठीक है ना। और देखो ये स्कीम जो लॉन्च की गई है वो 12वीं कक्षा के टॉप करने वाले हैं, और इसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है तो उसको दिए जाएंगे 1,20,000 रुपए। इलेक्ट्रिक यदि लेता है तो उसको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, और यदि पेट्रोल स्कूटी लेता है, मतलब दोनों ऑप्शन है, तो 90,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब पैसे दे देंगे आपको, आपकी इच्छा। यदि आप कहोगे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदना है तो 1,20,000 रुपए दे दिए जाएंगे, और यदि आप पेट्रोल स्कूटी खरीदोगे तो 90,000 रुपए दिए जाएंगे 12वीं में टॉप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को। लगभग 7,790 विद्यार्थियों को स्कूटी की राशि प्रदान करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है शहडोल से। शहडोल कार्यक्रम की शुरुआत कहां से गई है? शहडोल से। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना या मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना। फिर देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पूरे देश में हुआ कि किस शहर की वायु सबसे स्वच्छ है। तो जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, अधिक आबादी वाले शहरों में पहले नंबर पर इंदौर है पूरे देश में, दूसरे नंबर पर आगरा है, तीसरे नंबर पर ठाणे है, चौथे नंबर पर श्रीनगर है, और 5वें नंबर पर है भोपाल। चाहो तो और भी याद रख सकते हो, जबलपुर 13 नंबर है, 41वें नंबर पर ग्वालियर है। पहला याद रख लेना बस, इंदौर पहले पे है, भोपाल 5वें पे है, 13वें पे जबलपुर है, और 41वें पे। मतलब 1 से 5 तक में टॉप 5 में मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल है, भोपाल और इंदौर। यदि 3 लाख तक की जनसंख्या में हम देखें तो 3 लाख की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का शहर है देवास। इस देवास की पूरे देश में 5वीं रैंक है। पहली अपन को कोई मतलब नहीं है, बस याद रख लेना देवास की 5वीं रैंक है 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में इंदौर टॉप किया है पूरे देश में, लेकिन जैसे 3 लाख की आबादी वाले की बात करते हैं तो कौन आ जाता है? आपका देवास, और देवास है 5वें नंबर पर। ठीक है ना, बस इतना ही बहुत है। फिर हाँ, हनुमान लोक की घोषणा की है सरकार ने। कहां पे? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा का जाम सांवली गांव, यहां पे हनुमान लोक, हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पे हनुमान लोक बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी है। जाम सांवली छिंदवाड़ा हनुमान लोक, जाम सांवली हनुमान मंदिर में होगा हनुमान लोक का निर्माण। ठीक है, वही मूर्ति उर्ति मंदिर अंदिर बनाएंगे महाकाल लोक की तर्ज पर। फिर अगली इसमें है रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड, इसका गठन किया गया। रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड, इसका गठन किया है सरकार ने, और यह गठन किया गया है लोधी समाज के लिए। लोधी क्षत्रिय समाज है, उस समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई बोर्ड का गठन किया गया है। फिर अगली न्यूज है सांची सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी है सांची सोलर सिटी। इस सांची सोलर सिटी में सौर ऊर्जा का उत्पादन अलग अलग स्तर पे हो रहा है, रूफटॉप पे अलग है और सब कुछ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 13,742 टन
कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इसके द्वारा, कमी 13,742 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। लगभग 14,000 टन कार्बन उत्सर्जन की सीधे बात बोल दी गई है कि इसमें कमी आएगी। फिर देखो मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि 2007 से लेके 2023 तक, 2007 से लेके 2023 तक सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग में, सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी प्रयोग, इसके लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार, ई गवर्नेंस पुरस्कार मध्य प्रदेश को 23 बार मिला है। ये याद सरकार ने खुद ही बताया है कि ई गवर्नेंस को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार को 2007 से 2023 तक 23 बार ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। मतलब अलग अलग श्रेणी के लिए मिला है कि जैसे इंदौर में 2021 में एक ऐप लॉन्च की गई थी स्वच्छता के लिए, इंदौर 311 ऐप, इसको मिला था। फिर 2018 में सरकार ने पंच परमेश्वर पोर्टल लॉन्च किया था, इसको भी ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था। सरकार ने अनमोल ऐप बनवाई, उसके लिए ई गवर्नेंस। ऐसी 23 चीजों को सरकार ने गिनाया है कि हमको 23 बार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। ठीक है ना। तो ये अगस्त 2023 की मध्य प्रदेश से संबंधित न्यूज थी, और तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना ही है।